हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन। कैसे हैं? आज हम बात करेंगे 8051 माइक्रो कंट्रोलर के सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए कि हमें जब एक माइक्रो कंट्रोलर सेलेक्ट करना होता है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप लोगों ने बहुत सी परचेजिंग की होगी, मोबाइल भी परचेज किया होगा और मोबाइल परचेज़ करते हुए आपने बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखा होगा कि कितनी जीबी का रैम होनी चाहिए, कितनी जीबी हमारी रोम होनी चाहिए, किस कंपनी का मोबाइल होना चाहिए, क्या कॉस्ट होनी चाहिए उस मोबाइल की। तो ऐसे ही कुछ क्राइटेरियाज़ हैं जिनको हमें ध्यान रखना होगा 805 कोई भी माइक्रो कंट्रोलर ख़रीदने से पहले। और वो क्राइटेरियाज़ क्या हैं, वो पॉइंट्स क्या हैं, उनके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ माइक्रो कंट्रोलर, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा एप्लीकेशन टाइप। आप लोगों को कोई भी माइक्रो कंट्रोलर ख़रीदने से पहले इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपने जो माइक्रो कंट्रोलर ख़रीदना है वो किस पर्पज़ के लिए लिया जा रहा है। क्या वो जर्नल पर्पज़ के लिए लिया जा रहा है या एक पर्टिकुलर स्पेशल टाइम के लिए, स्पेशल टाइप के टास्क के लिए लिया जा रहा है। तो उस चीज़ को याद रखते हुए हमें अपना माइक्रो कंट्रोलर सेलेक्ट करना होगा। फॉर सेलेक्टिंग ए माइक्रो कंट्रोलर वन शुड नो द एप्लीकेशन फॉर विच इट इज़ रिक्वायर्ड, लाइक वेदर इट इज़ यूज्ड फॉर जर्नल पर्पज़ और ए स्पेसिफिक एम्बेडेड टास्क। एम्बेडेड टास्क मतलब एक पर्टिकुलर टास्क के लिए हमने माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करना है या कोई भी जर्नल पर्पज़ के लिए, कैलकुलेशंस के लिए हमने माइक्रो कंट्रोलर ख़रीदना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस से हमारा मतलब है कि जो हम माइक्रो कंट्रोलर ख़रीदना चाहते हैं और उसको जो यूज़ में लाना चाहते हैं उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। क्या वो फास्टली काम में आना चाहिए या वो स्लोली काम करे तो भी काम चल जाएगा, या वो बहुत ज़्यादा फास्ट होना चाहिए। और जो स्पीड होती है माइक्रो कंट्रोलर की वो डिपेंड करती है उसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी के ऊपर। क्लॉक फ्रीक्वेंसी क्या होती है हम आगे बात करेंगे, जब इसका आर्किटेक्चर हम पढ़ेंगे तो उसकी परफॉर्मेंस डिफाइन होगी हमें हमारी उसकी स्पीड के ऊपर। मीन्स फॉर सेलेक्टिंग ए माइक्रो कंट्रोलर वन शुड नो द रिक्वायर्ड प्रोसेसिंग स्पीड, मीन्स क्लॉक फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज़ और गीगाहर्ट्ज़। जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी, और स्पीड इंक्रीज होगी तो ऑब्वियस सी बात है हमारी जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट क्राइटेरिया है हमारा सीपीयू आर्किटेक्चर। सीपीयू आर्किटेक्चर से मतलब है हमारा कि जो माइक्रो कंट्रोलर हमने ख़रीदना है, जिसको हमने यूज़ में लाना है, वो कितने बिट का माइक्रो कंट्रोलर होना चाहिए। जैसे कि आपने लैपटॉप वगैरह ख़रीदा होगा तो उसमें आपने सुना होगा कि 32 बिट का लैपटॉप है, 64 बिट का लैपटॉप है या 16 बिट का लैपटॉप है। ऐसे ही माइक्रो कंट्रोलर भी अलग अलग बिट के ऊपर काम करते हैं। वो 8 बिट का भी हो सकता है, वो 16 बिट का भी हो सकता है, 32 बिट का भी हो सकता है और वो ज़्यादा बिट का भी हो सकता है। तो हमारी रिक्वायरमेंट कितने बिट से होगी वो हमें पहले सेलेक्ट करना होगा, और जैसे जैसे उसकी आर्किटेक्चर की बिट इंक्रीज होगी हमारी कॉस्ट भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। फॉर सेलेक्टिंग ए माइक्रो कंट्रोलर वन शुड नो द रिक्वायर्ड सीपीयू आर्किटेक्चर is of 8 bit, 16 bit, 32 bit or higher, means so 64 bit, 128 bit. Higher bit width typically means better performance but increased cost and power consumption. मतलब जैसे जैसे हम बिट को इंक्रीज़ करेंगे उसकी परफॉर्मेंस ऑब्वियस सी बात है कि वो बहुत बढ़ती जाएगी और कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी, पर
पावर कंजम्पशन भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। नेक्स्ट हमारा क्राइटेरिया है रैम रिक्वायरमेंट। तो हमारी जो रैम की रिक्वायरमेंट है माइक्रो कंट्रोलर की वो कितनी होनी चाहिए, कि हमने उसके अंदर कितना डाटा स्टोर करना है, हमने अपने उसके अंदर कितनी फाइलें स्टोर करनी है, वो चीज़ हमें पहले पता होनी चाहिए। तो वो डिपेंड करता है हमारी रैम के ऊपर। For selecting a microcontroller, one should know the required temporary data storage during execution. Ensure enough RAM for tasks. टेम्परेरी डाटा स्टोरेज मीन्स जब हमने माइक्रो कंट्रोलर के अंदर कोई भी प्रोग्राम चलाना है तो उस प्रोग्राम को रन करने के लिए उसको कुछ डाटा टेम्परेरी स्टोर करना पड़ता है, कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। तो उस टेम्परेरी डाटा को स्टोर करने के लिए हमारी कितनी मेमोरी यूज होनी है वो हमारी कहलाती है रैम रिक्वायरमेंट। तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसको कितनी कैलकुलेशंस करनी है और उन कैलकुलेशंस को करने के लिए कितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी, वो रैम रिक्वायरमेंट के लिए कहलाएगी हमारी। नेक्स्ट है हमारा रोम रिक्वायरमेंट। रोम रिक्वायरमेंट मतलब हमारा अगर जैसे हमने मोबाइल लिया है तो उसकी रोम के अंदर क्या होगा, उसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा, उसके अंदर हमारी ऐप्स डाउनलोड होगी। अगर हमने लैपटॉप लिया है तो उसके अंदर विंडो इंस्टॉल होगी और हमारी कोई भी ऐप की फ़ाइल है, जैसे ऑफिस हमने डाउनलोड किया है तो वो जहाँ स्टोर होता है उसको बोलते हैं रैम एरिया, रैम मेमोरी। और माइक्रो कंट्रोलर के अंदर रैम वो रोम मेमोरी वो जगह होती है जहाँ पे हमने अपनी प्रोग्रामिंग को स्टोर करना होता है, प्रोग्रामिंग कोड को स्टोर करना होता है। इंस्टेड ऑफ प्रोग्रामिंग कोड को, मतलब ये कोड ये काम करेगा, एक कोड ये काम करेगा, दूसरा कोड ये काम करेगा, तीसरा कोड ये काम करेगा, उसको स्टोर करने के लिए जो मेमोरी यूज होती है उसको बोलते हैं रोम मेमोरी। तो रोम की रिक्वायरमेंट भी हमें पहले से ही पता होनी चाहिए कि हमने उसके अंदर कितना बड़ा प्रोग्राम स्टोर करना है। फॉर सेलेक्टिंग ए माइक्रो कंट्रोलर वन शुड नो द रिक्वायर्ड स्टोरिंग मेमोरी फॉर प्रोग्राम कोड। नेक्स्ट क्राइटेरिया हमारा है कम्युनिकेशन इंटरफेस। कम्युनिकेशन इंटरफेस से हमारा मतलब होता है कि जो माइक्रो कंट्रोलर है उसको आउटसाइड वर्ल्ड के साथ किस तरह से हम कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हमने माइक्रो कंट्रोलर से कुछ डाटा अपनी पेन ड्राइव में स्टोर करना है या अपनी हार्ड डिस्क में स्टोर करना है या कुछ डाटा हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव से माइक्रो कंट्रोलर के अंदर लेके जाना है, तो वो कैसे आपस में अटैच होंगे, उस चीज़ को बोलते हैं कम्युनिकेशन इंटरफेस। तो वो अटैचमेंट किस तरह की होनी चाहिए, उस चीज़ को बोलेंगे कम्युनिकेशन इंटरफेस। वो हमें पहले से ही पता होना चाहिए। आज के दिन जो मोस्टली यूज होता है वो होता है USB। आपको भी पता होगा जो पेन ड्राइव होती है वो USB पेन ड्राइव होती है, लैपटॉप में भी लग जाती है और एक कनेक्टर के साथ हमारे मोबाइल के साथ भी अटैच हो जाती है। तो बेसिकली USB मोस्ट यूजेबल कम्युनिकेशन इंटरफेस आज के दिन, पर माइक्रो कंट्रोलर के साथ दूसरे इंटरफेस भी होते हैं। For selecting a microcontroller, one should know the required communication interface type like UART, Universal Asynchronous Receiver Transmitter, SPI, I2C, CAN, USB, Ethernet, etc. Depending upon communication need, ये डिपेंड करेगा कि हमारी कम्युनिकेशन नीड क्या क्या है। नेक्स्ट क्राइटेरिया है हमारा AD कन्वर्टर। AD कन्वर्टर मतलब एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर और डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर। जो हम माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करने वाले हैं उसके अंदर हमें एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी या डिजिटल से एनालॉग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी या हमारे दोनों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ये हमें पता होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली ही हमें माइक्रो कंट्रोलर सेलेक्ट करना होगा कि किस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर वो रिक्वायरमेंट अवेलेबल है। फॉर सेलेक्टिंग ए माइक्रो कंट्रोलर वन शुड नो द रिक्वायर्ड ADC एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और DAC
digital to analog converter for interfacing with analog signal as per the application. नेक्स्ट क्राइटेरिया है हमारा पावर कंजम्पशन। तो हमारा माइक्रो कंट्रोलर को सिलेक्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा माइक्रो कंट्रोलर कितनी पावर को कंज्यूम करेगा या हम उसको कितनी पावर दे सकते हैं। तो वो होगा फॉर सेलेक्टिंग ए माइक्रो कंट्रोलर वन शुड नो द रिक्वायर्ड ऑपरेटिंग वोल्टेज मे बी 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 8 वोल्ट एंड सोर्स ऑफ पावर वेदर बैटरी पावर्ड और एनर्जी इफिशिएंट डिज़ाइन, कि हमने उसके साथ कोई बैटरी लगानी है, 9 वोल्ट की बैटरी लगानी है या 1.5 वोल्ट की 2 बैटरी लगानी है या कुछ और। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्राइटेरिया है टेम्परेचर रेंज। टेम्परेचर रेंज से हमारा मतलब है कि वो किस एनवायरनमेंट में काम कर सकता है, कि टेम्परेचर अगर हमारा -20 से +20 तक होगा तो वो काम कर सकता है या नहीं कर सकता, +45 डिग्री है तो काम कर सकता है या नहीं कर सकता, +50 है तो काम कर सकता है नहीं कर सकता। तो उस चीज़ को भी हमें माइंड में रखना होगा कि किस टेम्परेचर के पे हमने उसको काम में लेना है, उसके अकॉर्डिंगली ही हम अपना माइक्रो कंट्रोलर सेलेक्ट करेंगे जो उस टेम्परेचर पे काम कर सके। फॉर सेलेक्टिंग ए माइक्रो कंट्रोलर वन शुड नो द रिक्वायर्ड एनवायरमेंटल कंडीशन वेदर इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर एप्लीकेशन। अगर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कंज्यूमर एप्लीकेशन है तो टेम्परेचर कम होगा। कंज्यूमर एप्लीकेशंस मतलब एक कस्टमर के घर में, आपके खुद के घर में, इंडस्ट्रियल मतलब इंडस्ट्री के अंदर जहाँ पे एनवायरनमेंट हॉट होता है। नेक्स्ट क्राइटेरिया है हमारा कॉस्ट। कॉस्ट से हमारा मतलब है कि हमारा बजट क्या है, कि हमने जो माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करना है उसके लिए हमारी पॉकेट कितना अलाउ करेगी हमें, जो प्रोजेक्ट हमने बनाना है उसके लिए। फॉर सेलेक्टिंग ए माइक्रो कंट्रोलर वन शुड नो द रिक्वायर्ड कॉस्ट ऑफ माइक्रो कंट्रोलर एज पर प्रोजेक्ट बजट। हायर परफॉर्मेंस टिपिकली मीन्स हायर कॉस्ट। अगर हमें परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करनी है तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है कि उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज़ करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है ईजी ऑफ प्रोग्रामिंग। जैसे कि अभी ऊपर आया था रैम रोम की बात हुई थी, तो उसमें हमने कहा था कि प्रोग्राम कोड को स्टोर करना है। तो मतलब हमने जो भी माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करना होगा उसके लिए कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सिलेक्ट करनी होगी। तो हमें एक ऐसा माइक्रो कंट्रोलर सेलेक्ट करना चाहिए जिसके अंदर हमारी नॉन लैंग्वेज स्टोर हो सके। नॉन लैंग्वेज का मतलब हिंदी और इंग्लिश नहीं है, यहाँ पे लैंग्वेज का मतलब होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, पाइथन और लाइक दिस। तो हमें ऐसा माइक्रो कंट्रोलर चूज करना चाहिए जो इन लैंग्वेजों को जानता हो, जिसके अंदर हम प्रोग्राम इन लैंग्वेज में बना के स्टोर कर सके। फॉर सेलेक्टिंग ए माइक्रो कंट्रोलर वन शुड नो द रिक्वायर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Consider it supports standard programming language like C++ और Python। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मतलब मार्केट के अंदर बड़ी इजीली अवेलेबल हो। फॉर सेलेक्टिंग ए माइक्रो कंट्रोलर वन शुड एंश्योर लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी ऑफ माइक्रो कंट्रोलर टू अवॉइड सप्लाई चेन इशू। नेक्स्ट पॉइंट है रिलायबिलिटी एंड ब्रांड। रिलायबिलिटी एंड ब्रांड से मतलब है कि हमें जो भी माइक्रो कंट्रोलर चूज़ करना है वो अगर एक ब्रांडेड कंपनी का होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसकी अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, उसकी सपोर्टिंग टीम भी ज़्यादा होगी, उसकी वारंटी भी ज़्यादा होगी और हमारा उसके ऊपर ट्रस्ट भी ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें एक ऐसे ही ब्रांड का माइक्रो कंट्रोलर चूज़ करना चाहिए जो ब्रांडेड हो। For selecting a microcontroller, one should select trusted and branded microcontroller like Microchip, ST Microelectronics, NXP और Texas Instruments। हमें इन कंपनियों के माइक्रो कंट्रोलर चूज़ करने चाहिए। और भी कंपनियां हैं जिनके हम यूज़ कर सकते हैं।
पर ये कुछ ब्रांडेड है, कुछों के नाम मैंने लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का मतलब कि जो माइक्रो कंट्रोलर हमने आज यूज़ किया है, हो सकता है कि हमारी उस प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट 6 महीने के बाद ख़त्म हो जाए। जो काम प्रोजेक्ट हमने बनाया है वो 6 महीने के लिए यूज़फुल है, 7 महीने के लिए यूज़फुल है, उसके बाद हमने दूसरा प्रोग्राम बनाना है, तो हम लगभग कुछ वैसा ही कोई प्रोजेक्ट होगा जो हम पहले बना चुके हैं, तो उसके अंदर वो सेम माइक्रो कंट्रोलर दोबारा से यूज हो जाए, ऐसा हमें माइक्रो कंट्रोलर सेलेक्ट करना चाहिए। सेलेक्टिंग ए माइक्रो कंट्रोलर दैट कैन बी रीयूज इन अदर सिमिलर प्रोजेक्ट्स। तो ये कुछ 12-13 पॉइंट्स थे जिनको हमें याद रखना होगा, जिनको हमें माइंड में रखना होगा कि हमने जो भी माइक्रो कंट्रोलर्स को लेके प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, कि किस तरह का माइक्रो कंट्रोलर हम चूज़ करें। इनको माइंड में रखते हुए हमें अपना माइक्रो कंट्रोलर परचेज़ करना चाहिए अपने प्रोजेक्ट के लिए। थैंक यू।